गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वह है जड़ी बूटियों के औषधि उपयोग। जो भारत में जड़ी बूटियाँ पाई जाती है वह किन किन उपयोगों में लाई जाती है। तो आइए जानते हैं जड़ी बूटियों का औषधि उपयोग। औषधि पौधे एवं जड़ी बूटियों को मानव के लिए प्रकृति प्रदत्त अमूल्य उपहार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मानव ने नहीं बनाई है, प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप प्रदान किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक औषधि है और ये किन किन कामों में लाई जाती है। तो आयुर्वेद में इसे गठिया के दर्द, जोड़ों की सूजन, पक्षाघात तथा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, आदि रोगों के उपचार में इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इसकी पत्तियों का उपयोग नेत्र यानी आँख और क्षय रोग के उपचार में किया जाता है। यानी पहली हमारी औषधि है अश्वगंधा। गठिया के दर्द, जोड़ों की सूजन, पक्षाघात, रक्तचाप, इन रोगों के अलावा जो इनकी पत्तियां हैं उसको नेत्र और क्षय रोग में उपयोग में लाया जाता है। दूसरी हमारी जो औषधि है वह है गिलोय, जिसको गुड़हल भी बोलते हैं, गुड़वेल भी बोलते हैं, गुरुची भी बोलते हैं, गिलोय भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो गिलोय, इसका तना सर्वाधिक उपयोगी है, तना इसका काम में लिया जाता है। इसके फल का उपयोग पीलिया रोग और गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। इसको सुखा करके पाउडर बनाया जाता है, जिसको शहद के साथ में लेने से शरीर का बुखार ये ठीक होता है। और इसके तनों को छीलकर उसका रस निकाल करके और पिलाना रोगी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन आप लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा कुछ नहीं करें, केवल आप परीक्षा की दृष्टि से इसको देखें, जानकारी की दृष्टि से। तो इसका जो तना है वो बहुत ही उपयोगी है। गठिया रोग, पीलिया रोग और बुखार में इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तीसरा है शतावरी। शतावरी हमारी औषधि है। शतावरी, इसकी जड़ों से प्राप्त बलवर्धक जो टॉनिक होता है वो मानसिक तनाव से, टेंशन होती है लोगों को, उससे मुक्ति दिलाता है। एनीमिया का उपचार करता है। सूखी खांसी बहुत दिनों तक जिसमें बलगम नहीं आता, बस खांसते रहते हैं। फिर विष निरोधक है, किसी ने विष पी लिया है तो इससे उतर सकता है वो भी। पुराने फोड़े फुंसी बहुत उपचार के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, वो शतावरी से ठीक हो जाते हैं। अब चौथा है हमारा सर्पगंधा। ठीक है, अब इसका जानते हैं उपयोग। तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें, श्वास से संबंधित रोग, अनिद्रा, नींद नहीं आना, हिस्ट्रिया, हैजा, पुराना बुखार, इन रोगों का उपचार इससे किया जाता है। और जिसके पत्ते होते हैं सर्पगंधा के, उसके रस से मोतियाबिंद, आँखों में जो सफ़ेदी आ जाती है, उसका उपचार किया जाता है। तो ये शतावरी के औषधि उपयोग है। अब हम देखते हैं ग्वार पाठा। सभी जगह देखने को मिलता है ग्वार पाठा, आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ग्वार पाठा देखा होगा। तो जो ग्वार पाठा है, जिसे एलोवेरा भी बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि है ये। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ग्वार पाठा जो है इस तरह के उसमें पत्ते होते हैं, आई बात समझ में। और पत्ते जो है थोड़े से कांटेदार उसके होते हैं, इस तरह हरा रहता है वो, और ऐसे उसमें कांटे टाइप लगे रहते हैं। ग्वार पाठा, एलोवेरा, जिसकी बहुत सारी चीज़ें बन रही है, आई बात समझ में। तो इसे धृत कुमारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे धृत कुमारी, एलोवेरा आदि नामों से जाना जाता है। शहद के साथ इसके पत्ते का रस लेने से खांसी और कफ में आराम मिलता है। पत्तों का ताज़ा गूदा लेने से गठिया, कटिवात, जोड़ों का दर्द, इनमें फ़ायदा पहुंचता है। रुधिर विकार, रुधिर यानी खून, ब्लड, त्वचा रोग, चर्मनाशक, जो चर्म रोग हो जाते हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अगला है तुलसी। ये तो सभी जानते हैं आप लोग। तो तुलसी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? भारतवर्ष में सभी रोगों को ठीक करने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। अनेक
गुणों के कारण बहुत ही उपयोगी है ये, जैसे अस्थमा, खांसी, सर्दी, इनमें तुलसी के पत्तों को हल्दी और शहद के साथ में काढ़ा बना करके सेवन करने से फ़ायदा होता है। बच्चों की सामान्य बीमारियों में भी तुलसी के पत्ते का रस बहुत ही लाभदायक होता है और रोज़ 5-7 पत्ते खाने से स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख औषधि पौधे और उनके उपयोग थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है? जो छोटा नागपुर का पठार है उसको विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। छोटा नागपुर का जो पठार है उसे विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थ की दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि उसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे खनिज पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनमें से 40% खनिज पदार्थ केवल छोटा नागपुर का जो पठार है वहीं से निकाले जाते हैं। ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में। और वर्तमान में जब बिहार 2 भागों में बढ़ गया है, झारखंड और बिहार, तो ये झारखंड राज्य में अब आने लगा है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है जो भारत के लगभग मध्य भाग में स्थित है। इस तरह से 3 राज्यों में फैला हुआ है और 40% खनिज पदार्थ भारत का यहीं से निकाला जाता है, इसीलिए इसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहते हैं। अब और कौन कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्राचीन कठोर शिलाओं से बना हुआ है और धात्विक खनिज के यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। बिहार और उड़ीसा में लोहेस की खदानें यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, क्रोमाइट, चूने का पत्थर आदि खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इसकी सही से तैयारी अपने बुक में देख करके करें। ठीक है, 3-4 बातें इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ इसमें पाया जाता है और भारत का 40% यहीं से निकाला जाता है। ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऐसे 3-4 राज्यों के मध्य में स्थित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, क्रोमाइट, चूने का पत्थर आदि खनिज पदार्थ यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। अब लोहे का उपयोग पर प्रकाश डालिए, तो ये हम कर चुके हैं पहले लघुत्तरी में। अब हम जानेंगे इसमें 7वां प्रश्न, अभ्रक। अभ्रक के क्या उपयोग है और भारत में कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले अभ्रक का उपयोग देख लेते हैं। ये पुरानी कायांतरित शैलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो परतदार, हल्की और चमकीली शैलों के रूप में ये पाया जाता है। गर्मी तथा बिजली के लिए ये कुचालक होता है। जो लाइट के तार है उसके ऊपर जो कवर रहता है वही अभ्रक का ही बनाया जाता है, क्योंकि ये लाइट का और गर्मी का इनका कुचालक होता है, बिजली का। बहुत से उद्योग में इसका उपयोग होता है, जैसे औषधि उद्योग में, बिजली के संचालन में, टेलीफोन उद्योग में, रेडियो, वायुयान, मोटर परिवहन आदि उद्योग में अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का उत्पादन में। और पूरे विश्व में जितना भी अभ्रक पैदा होता है उसका 26% अभ्रक जो है वो भारत में ही पैदा होता है। कितने प्रतिशत? 26%। आई बात समझ में? अब उसके उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ भारत में इसका उत्पादन होता है। तो भारत की अगर बात करें तो मुख्यतः बिहार में सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इन राज्यों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है। भारत का 60% अभ्रक जो है वो बिहार और झारखंड से ही प्राप्त किया जाता है। यानी भारत में जितना भी अभ्रक मिलता है उसमें 60% इन दोनों राज्यों से प्राप्त होता है। ठीक है, और मुंगेर और हजारीबाग जिले और गया जिला, इनमें सबसे ज़्यादा अभ्रक की खदानें हैं। बिहार का जो अभ्रक है वह स्वच्छता और सफ़ेदी के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में, इसलिए इसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है परीक्षा में कि रूबी अभ्रक किसे कहते हैं? रूबी अभ्रक, तो रूबी अभ्रक किसे कहते हैं? यानी बिहार में निकलने वाला जो अभ्रक है जो स्वच्छता और सफ़ेदी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे ही रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में अभ्रक नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर, कहाँ कहाँ
नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मदुरई, कोयम्बटूर जिले, सलेम इन जिलों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो नेल्लूर, गुंटूर, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी इनमें अभ्रक पाया जाता है। यहाँ आंध्र प्रदेश में हरे रंग का अभ्रक अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, जो बहुत ही शीघ्रता से पहचान में भी आ जाता है। राजस्थान में पाया जाता है कौन से ज़िले में? भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर, अजमेर इनमें। मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ग्वालियर में ये सबसे अधिक पाया जाता है। फिर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, फिर कर्नाटक का हासन, केरल का पुन्नलूर जिला, यहाँ पर अभ्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी नारनौल में, महेंद्रगढ़ की पहाड़ियाँ, गुड़गांव, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में अभ्रक बहुतायत में पाया जाता है। आप परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, मूंगफली के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा कौन सा स्थान है? पहला स्थान, प्रथम स्थान है मूंगफली के उत्पादन पूरे विश्व में हमारा। आई बात समझ में? अब अगला है, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये पढ़ चुके हैं हम, उद्यानिकी विकास। तो उद्यानिकी का विकास के लिए कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया है। कब किया गया? 2005 में। आगे बात समझ में। फिर तीसरा प्रश्न है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से किस धातु को जाना जाता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये तो किसको जाना जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से? वह जाना जाता है मैग्नीज को। किसको जाना जाता है? मैग्नीज। आई बात समझ में? मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए लिखकर बताया मैंने। उसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? कोयले के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? तो हमारा स्थान है तृतीय। कौन सा? तृतीय। वैसे तो हमारा 8वां स्थान है सब मिलाकर, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। 8वां स्थान है हमारा सब प्रकार के सॉरी 8वां नहीं, हमारा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा, ठीक है। विश्व में कौन सा स्थान है? लोहे में हमारा 8वां तो, और कोयले में तीसरा। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो असम राज्य में सबसे पहले हमारे यहाँ पर प्रारंभ हुआ। कौन से राज्य में? असम में। असम का डिगबोई, कौन सा स्थान? डिगबोई नामक स्थान पे सबसे पहले हमारे यहाँ खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम। तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन ये हो गया है। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना कब हुई? तो ये जो स्थापना हुई है भारत में, वह हुई है वर्ष 1975 में। कब हुई? 1975 में। अब कुछ यहाँ पर हम रिक्त स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में एकमात्र तेल शोधक इकाई कहाँ पर थी? अभी हमने पढ़ा, वह थी डिगबोई में। कहाँ पर थी? डिगबोई, असम में, ठीक है। अगला है हमारा, भारत में पहला जल विद्युत उत्पादक केंद्र शिव समुद्रम, कर्नाटक में 1920 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1920 में। शिव समुद्रम, कौन सा? शिव समुद्रम कहाँ स्थित है? शिव समुद्रम कर्नाटक में, और 1920 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। काय की? पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। किससे? कृषि, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट हमारा संपूर्ण हो चुका है, और कुछ इम्पोर्टेंट अगर मुझे लगेगा तो इसमें से मैं छांट करके कुछ क्वेश्चन आंसर और भी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप इनकी तैयारी करें,
बाकी सत्य सत्य और देख लीजिए, कभी कभी पूछे जाते हैं परीक्षा में यहाँ पर। तो विश्व में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही कृषि योग्य है, बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। फिर दूसरा है भारतीय कृषि में देश की लगभग 1/3 श्रम शक्ति लगी हुई है, नहीं ये गलत है, 2/3 लगी हुई है, इसलिए ये गलत है। अगर यहाँ 1/3 की जगह 2/3 आए तो फिर सही रहेगा। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, बिल्कुल सही है, सर्वोत्तम कोयला है। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, तो ये भी सत्य है। बायोमास ऊर्जा गैस एवं विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त होती है, ये भी सही है। केवल हमारा एक ही गलत है, वह कौन सा है? भारतीय कृषि में देश की लगभग 1/3 श्रम शक्ति लगी हुई है, जबकि कितनी लगी हुई है? 2/3, 2/3, ठीक है, 2/3 लगी हुई है। आइए अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग। वैसे ये हो चुका है हमारा, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिगबोई, डिगबोई कौन से राज्य में है? अभी हम पढ़ चुके हैं डिगबोई कहाँ पर है। तो हमारा डिगबोई जो है वो असम में है। कहाँ पर? असम। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? पहले ही पढ़ चुके हैं हम, केरल में। मछली पालन कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। जेकॉब-आल्ट्रेट्स के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो जेकॉब-आल्ट्रेट्स के नाम से मैंगनीज धातु को जाना जाता है। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें हमारा प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये गुजरात से हुई। गुजरात का खेड़ा जिला, कौन सा जिला? और आनंद गांव, कौन सा गांव? आनंद गांव, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई श्वेत क्रांति की हमारे देश में। ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख कीजिए, कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमें कोयले से, पेट्रोल से, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जल विद्युत, इससे भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम। जेकॉब-आल्ट्रेट्स किस अयस्क को कहा जाता है? अभी पढ़ चुके हैं हम। जेकॉब-आल्ट्रेट्स किसे कहते हैं? मैंगनीज को। इसका रासायनिक सूत्र है Mg, इससे दर्शाया जाता है इसको। भारत सरकार ने आणविक शक्ति विभाग की स्थापना किस वर्ष में की? आणविक शक्ति आयोग की बात हो रही है। विभाग कब बनाया? 1954 में बनाया, ठीक है। अब रबी की फसल और खरीफ की फसल मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। खुरपी का इस्तेमाल जिसमें बहुत अधिक किया जाता है वो खरीफ की फसल है, और जो कि जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। जून जुलाई में खरीफ की कौन कौन सी फसलें? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिली, मूंगफली, ये खरीफ की फसलें हैं। आइए रबी की फसलों की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। गेहूं, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि ये सभी रबी की फसलें हैं। अब ये गुलाबी क्रांति हमारा उसमें नहीं हुआ था, इसलिए इसमें देख लेते हैं इसको ज़रा सा फटाफट से हम। गुलाबी क्रांति क्या है? किस क्षेत्र में आती है गुलाबी क्रांति? तो जो गुलाबी क्रांति है वो हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलूचे, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि फलों के उत्पादन को बढ़ाने वाली क्रांति को गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। ऊर्जा के परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। परंपरागत यानी बहुत प्राचीन काल से जो चल रहे हैं वो परंपरागत साधन कहलाते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत, ये परंपरागत साधन है। इसमें कौन सी विद्युत? जल विद्युत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इसमें विद्युत कौन सी? कोयले के द्वारा बनाई जाने वाली विद्युत की बात हो रही है। गैर परंपरागत साधन जिसका विकास हमने अभी किया है तकनीक के माध्यम से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत है, यानी परंपरा से हट करके हमने और इनका निर्माण किया है, ठीक है। भारत के 4 परमाणु बिजली घर के नाम बताना है हमें। 4 जगह पर परमाणु बिजली घर भारत में पाए जाते हैं। तारापुर बिजली घर जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, कोटा जो राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। अब हम ज़रा देख लेते हैं जल्दी से, नगद और व्यापारिक फसल में क्या अंतर है, या नगद फसल किसे कहते हैं और व्यापारिक फसल किसे कहते हैं? दोनों एक ही बात है। नगद और व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती है, यानी भोजन
में इस्तेमाल करने के लिए किसान इसकी खेती नहीं करता है, बल्कि सीधा बाज़ार में बेच करके लाभ कमाने के उद्देश्य से, नगद राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से इनकी खेती की जाती है, जो कि नकदी या व्यापारिक फसलों के कही जाती है, जैसे कपास, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू और रबर। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा भी अगर होंगे तो अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। आप इनकी तैयारी करें, नोटबुक में इनको नोट करते जाएं। धन्यवाद।